जोरियन सिरेन में अपने बिस्तर पर जागा, जहां किरिएली ने उसे अपने उसी खास अंदाज में गुड मॉर्निंग कहा। वो खुद पर नाराज था कि उसने अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और उस अनजान हमलावर पर भी जिसने उसे मार दिया था। ये सोचने वाली बात थी कि वो उन सभी मुश्किल हालातों और मौत के करीब वाली स्थितियों से बच गया, सिर्फ एक मामूली पीछे से किए गए हमले में मारे जाने के लिए। उसने ट्रेन के सफर में अपनी नोटबुक में मैजिक आइटम ब्लूप्रिंट्स बनाने में समय बिताया। उनमें से ज्यादातर मामूली चीजें थीं, जैसे ऐसी प्लेटें जो खाने का तापमान एक जैसा रखती थी, या एक्सप्लोसिव ट्रैप्स जो कुछ शर्तें पूरी होने पर अपने आप चल जाते थे। लेकिन वो एक प्रैक्टिस डमी डिजाइन करने के बारे में सोच रहा था। उसे ऑल्टरेशन स्पेस का एक ऐसा मेल मिला था जिससे वो लकड़ी के टुकड़ों और मिट्टी से एक डमी बना सकता था, लेकिन उसका एनिमेशन कोर बनाना कोई आसान काम नहीं था। और फिर अगर वो उसे बना भी लेता तो उसे डमी की सतह पर एक वार्डिंग स्कीम बनानी पड़ती, ताकि जब वो उस पर स्पेल्स फेंकना शुरू करे तो वो बिखर न जाए, शायद धमाके के साथ, जिससे लकड़ी के टुकड़े और छर्रे उस पर गिर सकते थे। उसे शायद एक कमजोर सेल्फ रिपेयर फंक्शन भी जोड़ना चाहिए, ताकि डमी सूक्ष्म दरारों की वजह से टूट न जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस रीस्टार्ट में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा। किसी भी मामले में इस बार जोरियन ने आरेनिया से संपर्क करने में ज्यादा इंतजार नहीं किया। अपने कमरे में पहुंचने के बाद उसने बुनियादी आत्मरक्षा के लिए 1 घंटे में मैजिक मिसाइल्स की एक रॉड बनाई और फिर तुरंत पास के डंजन एंट्रेंस की ओर निकल पड़ा। आरेनिया को खोजने की अपनी पिछली कोशिशों के उलट वो बस यहाँ वहाँ घूम नहीं रहा था और उनके स्काउट्स के मिलने का इंतजार नहीं कर रहा था। वो अपने बिल्कुल नए माइंड सेंस से उनके दिमागों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अफसोस उसे चूहों के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ, और वो रुक गया। उसे सामने वाले चूहे में से एक का दिमाग असामान्य रूप से मजबूत महसूस हुआ। उसने मन ही मन अपनी तैरती हुई रोशनी को एक पल के लिए तेज होने का आदेश दिया, और उसे एक डरावना नजारा दिखा जहां एक चूहे के सिर का ऊपरी हिस्सा गायब था। पूरे 1 सेकंड के लिए जोरियन और वो क्रेनियम रैट शांत खड़े रहे और एक दूसरे को देख रहे थे, ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किया जाए। फिर धीरे से हिचकिचाते हुए चूहे ने उस पर एक टेलीपैथिक प्रोब फेंका, उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हुए। एक छोटे से पल के लिए जोरियन ने उसका मानसिक तौर पर मुकाबला करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर इस सोच को बेवकूफ़ी भरा और जोखिम भरा मानकर छोड़ दिया। उसे मानसिक लड़ाई की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, और वो चूहा पूरे क्रेनियम रैट कलेक्टिव का सिर्फ एक जरिया मात्र था। इसलिए इसके बजाय उसने अपनी बिल्कुल नई स्पेल रॉड निकाली और उस पर एक मैजिक मिसाइल दागा। जैसे ही उसने अपनी स्पेल रॉड निकाली, चूहे ने तुरंत अपना टेलीपैथिक प्रोब छोड़ दिया और भागने की कोशिश की। वो बहुत धीमा था। दबाव वाली ताकत का वो गोला उस छोटे जीव से जोरदार आवाज के साथ टकराया, उसकी हड्डियों का चूरा बना दिया और उसे पीसकर चटनी बना दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। जोरियन ने अपने माइंड सेंस को जितना हो सके उतना फैलाया, बाकी ग्रुप को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। या तो ये एक अकेला स्काउट था, या फिर बाकियों के पास उसके स्कैन से छिपने का कोई तरीका था। जब तक उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, तब तक क्रेनियम रैट के कुचले हुए शरीर को हरे रंग के पारदर्शी रेंगते हुए जेल ने घेर लिया था। डंजन के इन दीवारों वाले हिस्सों में पहरे देने वाले ऊजिस को कृत्रिम रूप से ऐसा बनाया गया था कि वो जंगली जीवों की तुलना में कम खतरनाक और हिंसक हों। लेकिन जोरियन कभी भी अपनी किस्मत आजमाने का शौकीन नहीं था, और उनके पास से निकलते समय उसने उनसे बचकर निकलने की पूरी कोशिश की। तेजाब के जलने को ठीक करना मुश्किल था, जादू से भी। जब उसे आखिरकार अरेनिया मिले तो वो मुलाकात काफी निराशाजनक रही। वो अरेनिया जिससे वो मिला उन लोगों में से था जिन्हें इंसानों से बात करना नहीं आता था, इसलिए उसे टेलीपैथिक इशारों में 10 मिनट लगे, जिससे उसका सिर बुरी तरह दर्द करने लगा। और जब आखिरकार मैट्रियार्क सामने आई तो उसने उसे मूल रूप से ये कहकर भगा दिया कि वो कुछ दिनों बाद आए, जब तक कि वो मेमोरी पैकेट की चीजों को समझ ना ले। ये कोई अनपेक्षित मोड़ नहीं था, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि मैट्रियार्क ने अपने मेमोरी पैकेट को ऐसा बना लिया होगा जो उसके पिछले रूप को पिछली बार की तुलना में थोड़ा जल्दी बना सके। मैट्रियार्क थोड़ी दबदबा बनाने वाली और घमंडी थी, लेकिन टाइम लूप के बारे में किसी से बात करना अच्छा लगा। साथ ही सच्चाई ये थी कि वो अरेनिया की मदद के बिना टाइम लूप के रहस्य को सुलझाने के लिए जादू के हुनर को धीरे धीरे इकट्ठा करने और अपनी आंखें खुली रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जब वो अपने नए सिर दर्द को कम करने के लिए सोने के लिए अपने कमरे की ओर वापस जा रहा था, उसने जादुई पढ़ाई में और तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उसे एक टीचर की जरूरत थी, कोई जो उसे वो स्पेल्स सिखाने के लिए तैयार हो जिन्हें ज्यादातर इंस्ट्रक्टर्स एक नए सर्टिफाइड छात्र के लिए बहुत खतरनाक मानते हों। वो किसे जानता था जो
ओह, ये शायद काम कर जाए। अगले दिन जब टाइवेन उसे अपने सीवर एक्सपीडिशन में शामिल करने आई तो उसने उसे अपने कमरे में सोने के बजाय अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में कॉम्बैट स्पेल्स का अभ्यास करते हुए पाया। वो इस समय बड़ी आसानी से उसके डिविनेशन स्पेल्स के खिलाफ खुद को सुरक्षित रख सकता था, लेकिन उसका उसे ढूंढना प्लान का हिस्सा था। वो उसे एक स्पारिंग पार्टनर और शायद टीचर के रूप में भर्ती करने की उम्मीद कर रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि वो टाइवेन द्वारा उसे अनजाने में ठुकरा देने की बात को भूल चुका है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी भी कुछ गुस्सा बाकी था, क्योंकि उसने पिछले रीस्टार्ट में कुछ बहुत जरूरी गौर किया था, ऐसा कुछ जो उसे बहुत पहले ही देख लेना चाहिए था अगर वो अनजाने में उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा होता और खुद से दूर नहीं ढकेल रहा होता। टाइवेन उसकी मदद करने के खिलाफ बिल्कुल नहीं थी, खासकर अगर वो मदद लड़ाई से जुड़ी हो। वो एक टीचर के बिना अकेले कॉम्बैट मैजिक क्यों सीखने पर जोर दे रहा था, जबकि वो किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त था जो जादू के उसी क्षेत्र में माहिर था। तो यहाँ वो सामने वाले निशाने पर सावधानी से मैजिक मिसाइल्स छोड़ रहा था और उन्हें जितना हो सके उतना कम माना खर्च करने वाला बनाने की कोशिश कर रहा था। वो उम्मीद कर रहा था कि जब टाइवेन उसे अभ्यास करते देखेगी तो वो खुद मदद की पेशकश करेगी, और उसे निराशा नहीं हुई। हालांकि उसने अपनी पेशकश के साथ एक शर्त जोड़ दी। तो कुल मिलाकर मुझे आपसे 1 महीने की ट्रेनिंग मुफ्त में मिलेगी, बदले में आपके इस सीवर मिशन में शामिल होने के लिए? जोरियन ने पूछा। हाँ, टाइवेन ने खुशी से कहा। वो खुद से काफी संतुष्ट दिख रही थी। जोरियन अंदाजा लगा सकता था क्यों, क्योंकि उसे अभी उसे साथ ले जाने के लिए मजबूर करने का एक तरीका मिल गया था, और इसके लिए उसे बस ऐसा कुछ करने का वादा करना पड़ा जो वो वैसे ही करने वाली थी। मुझे लगता है ये ठीक है, जोरियन ने मन ही मन सोचा कि उसे इसे कैसे करना चाहिए। वो बेशक बस उनके पीछे जा सकता था और उन्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ भटकने दे सकता था। टाइवेन को उससे यही उम्मीद थी, और उसे पूरा यकीन था कि अरीनिया उसकी मौजूदगी में हमला नहीं करेंगी। लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। हालांकि मेरी एक गुजारिश है, मेरी सीवर में रहने वाली समझदार मकड़ियों की एक कॉलोनी से बातचीत है, और मुझे थोड़ा शक है कि वही है जिन्होंने शायद वो घड़ी चुराई है। मैं उनमें जाकर चीजें जलाने से पहले सच में उनसे बात करना चाहता हूँ। टाइवेन ने उसे उत्सुकता से देखा। तुम सीवर में रहने वाली बहुत सारी विशाल मकड़ियों के दोस्त हो? काफी हद तक जोरियन उसकी बात से सहमत हुआ। वो अरेनिया को दोस्तों के बजाय जान पहचान वाले और जरूरत के साथी कहेगा, लेकिन उसे ये जानने की जरूरत नहीं थी। मुझे भरोसा है कि तुम और तुम्हारे दोस्त इसे एक राज रख सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम समझ सकती हो कि ये बात फैलाने से मेरे और मकड़ियों दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। चिंता मत करो, मैं कोई बातें फैलाने वाली इंसान नहीं हूँ, टाइविन ने बेपरवाह अंदाज में कहा। और मैंने अभी तक ग्रंट और मंबल को किसी भी तरह की गपशप करते नहीं देखा है, इसलिए तुम्हारा राज हमारे पास सुरक्षित है। ओ महान राक्षसों को वश में करने वाले, तुम्हें लगता है कि अगर हम उनसे मांगे तो वे बस हमें घड़ी दे देंगे? अगर क्लाइंट की कहानी झूठी नहीं है तो हाँ, मुझे नहीं दिखता कि उनके पास जेब वाली घड़ी का क्या इस्तेमाल होगा। लेकिन खैर, तुम्हारे अपने काम पर निकलने से पहले मेरी तुमसे एक गुजारिश है। ओ, और वो क्या है? मुझे फ्लेम थ्रोअर से भी ज्यादा डरावना कोई फायर स्पेल सिखाओ, जोरियन ने कहा। तुम्हारे मैना रिजर्व्स कितने बड़े हैं? टाइविन ने बिना किसी झिझक के तुरंत पूछा। मैग्नीट्यूड 12, जोरियन ने कहा। जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, टाइविन ने कहा। जोरियन ने अपने कमजोर कुदरती रिजर्व की असलियत के बारे में चुप रहने का फैसला किया। वैसे तुम किस तरह के स्पेल्स ढूंढ रहे हो? अधिमानता ऐसा कुछ जो एक ही बार में एक ट्रोल को ढेर कर सके, जोरियन ने कहा। टाइविन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। क्या रोज, तुम अभी ट्रोल से लड़ने लायक नहीं हुए हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? बस मेरी बात मान लो टेवन, जोरियन ने आ भरते हुए कहा। इसके अलावा ये पूरी तरह से आत्मरक्षा के लिए है, मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लूंगा। टेवन ने कंधे उचकाए। ये वो इंसान कह रहा है जो अपने खाली समय में सीवरों में विशाल मकड़ियों से मिलने जाता है। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि अगर तुम इस तरह के काम करने वाले हो तो तुम्हें कुछ मजबूत स्पेल सीखने की जरूरत होगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही इस बारे में मुझे सब समझाओगे। समा फेस्टिवल के बाद जोरियन ने सहजता से सहमति जताई। मैं तुम्हें इस बात पर याद दिलाती रहूंगी, टेवन ने उसके सीने में जोर से उंगली चुभाते हुए कहा। अब 2 स्पेल्स हैं जो तुम्हारी पसंद के हिसाब से सही बैठते हैं। हालांकि वे एक ट्रोल को तभी मारेंगे जब तुम उनके चेहरे पर निशाना मार सको। फायर बोल्ट और इंसिनरेटिंग रे। बोल्ट अपने आप निशाने का पीछा कर सकता है और इसमें माना भी कम खर्च होता है। रे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये माना भी बहुत ज्यादा खाती है और तुम्हें अपने निशाने की चिंता करनी होगी। मुझे दोनों सिखाओ, जोरियन ने कहा। बोल्ट ऐसी चीज लग रही थी जो उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा काम की होगी, लेकिन उसे असली ताकत की भी जरूरत थी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे पास इसके लिए जरूरी शेपिंग स्किल्स हैं टेवन?
टेवन ने पूछा, क्योंकि इस तरह का स्पेल फेल होने पर बस खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारे चेहरे पर ही फट जाएगा। जोरियान ने मजाक उड़ाते हुए नाक सिकोड़ी। मुझ पर भरोसा करो, शेपिंग स्किल्स ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझ में कमी हो, उसने कहा। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, हथेली जमीन की तरफ की और धूल और मिट्टी को अपनी तरफ ऊपर उठने का आदेश दिया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर फैली सूखी मिट्टी धीरे धीरे एक बिखरे हुए खंबे की तरह उसके हाथ की ओर ऊपर उठी और उसकी हथेली तक पहुंचते ही एक खुरदुरे गोले का रूप ले लिया। जब वो गोले के आकार से संतुष्ट हो गया तो उसने अपनी हथेली एक निशाने की ओर की और मिट्टी के उस ढेर को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया, उसे निशाने की ओर फेंकते हुए। अफसोस वो तुरंत बनाया गया ढांचा मजबूत नहीं था और निशाने तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में धूल बनकर बिखर गया, जिससे उसका असर थोड़ा खराब हो गया। हालांकि इसके बावजूद टेवन के लिए ये कमाल का कारनामा था। वाह, ये वाकई बहुत ही प्रभावशाली था, टेवन ने कहा। तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाती। जमीन से पत्थर उठाना तो ठीक है, लेकिन मिट्टी जैसा बिखरा हुआ सामान, ये काफी मुश्किल अभ्यास है। अगर तुम्हारी शेपिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं तो मुझे लगता है कि कुछ और स्पेल्स हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जोरियान मुस्कुराया। ये निश्चित रूप से एक अच्छा विचार था। अगले कई दिनों के दौरान जब वो टेवन के शहर के सीवरों में जाने के लिए अपनी टीम इकट्ठा करने का इंतजार कर रहा था, जोरियान ने अपनी दोस्त से एक तेज ट्रेनिंग ली जो कॉम्बैट मैजिक के बारे में थी। टेवन ने इस विषय पर बहुत ही व्यापक नजरिया अपनाया। उसने उसे कुछ स्पेल्स पर महारत हासिल करने के लिए अभ्यास कराने के बजाय ज्यादा से ज्यादा अलग अलग स्पेल्स सिखाने का निर्णय लिया। उसने दावा किया कि उसके पास पहले से ही कुछ मुख्य स्पेल्स हैं जिनमें वो माहिर है और उसे किसी एक खास हुनर के बजाय अलग अलग विकल्पों और विविधता की ज्यादा जरूरत है। लेकिन बाद में उसने माना कि वो उसकी परीक्षा ले रही थी, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि उसकी शेपिंग स्किल्स की सीमा क्या है, जो उसे आखिरकार नहीं मिली। जोरियान की शेपिंग स्किल्स उससे बेहतर थीं। हर वो स्पेल जो वो कर सकती थी वो भी कर सकता था। उसने जो भी स्पेल्स उसे सिखाए वे सभी उसके द्वारा सोचे गए सामान्य आक्रामक किस्म के नहीं थे। उनमें से कुछ, जैसे स्पाइडर क्लाइंब स्पेल जो उसे सीधी दीवारों और अन्य सतहों पर चिपकने की ताकत देता था, फेदर फॉल स्पेल जो उसे ऊंचाई से गिरने पर बचने में मदद करता था, और अलग अलग कंफर्ट स्पेल्स जो बहुत ज़्यादा तापमान और अन्य मौसमी स्थितियों के असर को कम कर देते थे, उन्हें सही मायनों में सर्वाइवल स्पेल्स कहा जा सकता है। फिर भी टेवन ने इस बात पर जोर दिया कि कभी-कभी पर्यावरण खुद एक जादूगर के लिए उतना ही बड़ा खतरा होता है जितना कि उसके जिंदा दुश्मन, और अगर वो डंजन और वैसी ही जगहों पर घूमना चाहता है तो उसे इन स्पेल्स को जानना होगा। वो उसके पास बचाव वाले स्पेल्स की कमी देखकर काफी डर गई थी। सिर्फ एक साधारण ढाल से ज्यादा मजबूत बचाव की बाधाओं की कमी ही नहीं, वो वॉर्ड्स के बारे में बात कर रही थी। लड़ाई शुरू होने के बाद वॉर्ड्स काफी हद तक बेकार थे, क्योंकि उन्हें करने में समय लगता था और बहुत कम दुश्मन एक जादूगर को लड़ाई के दौरान उन्हें करने का समय देंगे। लेकिन टेवन ने दावा किया कि लड़ाई की उम्मीद रखने वाले जादूगर के लिए वे बहुत ही जरूरी थे। जब तक आप पर अचानक हमला ना हो या आप हैरान ना हो और आप असल में जानते हो कि आपकी लड़ाई होने वाली है, तो आप कम से कम कुछ बुनियादी वॉर्ड्स लगा सकते हैं ताकि आप पर होने वाले जादू का असर कम हो और कुछ सामान्य स्पेल्स का मुकाबला किया जा सके। और अगर आप वाकई अपने दुश्मन के जादू और उसकी खासियत के बारे में कुछ जानते हैं, फिर तो आप कुछ खास वॉर्ड्स के साथ उनका दिन वाकई खराब कर सकते हैं। यही कारण है कि इंसान हर साल धीरे धीरे राक्षसों के कब्जे वाले इलाकों में अपनी जगह बना रहे थे। ज्यादातर जादुई जीवों के पास केवल कुछ ही जन्मजात जादुई तरकीबें और क्षमताएं होती थीं, और एक बार जब आप जान जाते थे कि वे क्या हैं, तो आप पहले से ही उनके लिए एक सही कार्ड तैयार कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आप एक दूसरे के ऊपर केवल कुछ ही वॉर्ड्स लगा सकते हैं, इससे पहले कि वे एक दूसरे के काम में दखल देने लगे और पूरा ढांचा ही गिर जाए। और उनमें से कुछ कुदरती तौर पर एक दूसरे के काम में रुकावट डालते थे, इसलिए उन्हें प्रभावी तरीके से जोड़ना एक विशेषज्ञ का काम था। टेवन खुद वॉर्ड्स में बहुत माहिर नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान आक्रामक जादू पर था, इसलिए उसे बुनियादी चीज़ों के अलावा किसी और को ढूंढना होगा। लेकिन उसने जो उसे अधिकतर स्पेल सिखाए वे अलग अलग आक्रामक और रक्षात्मक ऊर्जा फेंकने से जुड़े थे, मुख्य रूप से आग और ताकत के इर्द गिर्द घूमते हुए, लेकिन कुछ ठंड और बिजली पर आधारित स्पेल्स भी थे। बाकी चीज़ों के अलावा जोरियान अब अशहूर फायरबॉल भी कर सकता था, अपना सारा माना खत्म होने से ठीक 2 बार। तो ईमानदारी से कहें तो ये बहुत काम का नहीं था, लेकिन टेवन ने दावा किया कि नाम कमाने वाले किसी भी जादूगर को फायरबॉल करना आना चाहिए, और ऐसे स्पेल्स का फायदा उसके माना रिजर्व्स बढ़ने के साथ कुदरती रूप से बढ़ जाएगा। असल में मैं जानना चाहता हूँ, क्या माना रिजर्व्स को तेजी से बढ़ाने का कोई तरीका है? मैं जानता हूँ कि उन्हें नकली तरीके से बढ़ाने के बुरे असर होते हैं, लेकिन क्या कोई ट्रेनिंग का तरीका है जो प्राकृतिक बढ़त को तेज कर सके?
टेवन ने उसे घबराई हुई नजरों से देखा। तकनीकी तौर पर हाँ, टेवन ने बेमन से माना, ये इतना आसान है कि बस बहुत ज्यादा माना खर्च करने वाले स्पेल्स का इस्तेमाल करके अपने रिजर्व को लगातार खाली करते रहो। इससे तुम्हारे रिजर्व की बढ़त बहुत तेज हो जाएगी। हालांकि उस तरह की अप्राकृतिक बढ़त तुम्हारी मौजूदा शेपिंग स्किल्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तुम्हारे रिजर्व की सामान्य बढ़त इतनी धीमी इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ये पक्का कर रही है कि माना पर तुम्हारा नियंत्रण बना रहे। सिर्फ अपने रिजर्व की बढ़त को तेज करने के लिए अपनी शेपिंग स्किल्स को बर्बाद करना वाकई छोटी सोच है रोज। प्लीज ऐसा मत करना, मैं कभी नहीं करूंगी। और तुम जानते हो कि मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार लड़की नहीं हूँ। यकीनन तुम उन्हें अपने आप बढ़ने के लिए कुछ सालों का इंतजार कर सकते हो। खैर, अभी उसके पास समय की कोई कमी नहीं थी, जोरियान को मानना पड़ा। मुझे लगता है कि ये बात सही है। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद माना रिजर्व्स का ठहर जाने का कारण ये है कि एक आत्मा सुरक्षित रूप से केवल एक ही सीमा तक ताकत संभाल सकती है। उस सीमा के बाद नकली तरीके से ताकत बढ़ाने से जादूगर की शेपिंग स्किल्स बिगड़ जाती हैं और उन्हें फिर से पाने की कोई उम्मीद नहीं रहती। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई इसे करने से मना करता है। बढ़ाव की प्रक्रिया चाहे कितनी ही सीधी क्यों ना हो, नतीजा फिर भी ज्यादा ताकत और उस पर कम नियंत्रण ही होता है। नियंत्रण और ताकत के बीच हमेशा एक समझौता होता है। ये ज्यादातर समय साफ नहीं दिखता क्योंकि बहुत कम लोग अपनी शेपिंग स्किल्स को उनकी सीमा तक ले जाने की कोशिश करते हैं। कई जादूगर सोचते हैं कि ज्यादा माना होना हमेशा बेहतर है क्योंकि आप हमेशा अपनी शेपिंग स्किल्स पर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी बुरे असर के अपने माना रिजर्व्स बढ़ाना नामुमकिन है। हालांकि ये सच नहीं है। चाहे वे अपनी शेपिंग स्किल्स को निखारने में कितना भी समय बिताएं, बहुत बड़े माना रिजर्व्स वाले लोग कुछ बहुत ही बारीक वाले स्पेल्स करने के बिल्कुल काबिल नहीं होते, जैसे उच्च स्तरीय दिमागी जादू, बारीक भ्रम और मुश्किल परिवर्तन वाले ढांचे। रुको, क्या तुम ये कह रही हो कि जैसे जैसे मेरे माना रिजर्व्स बढ़ेंगे मैं बारीक वाले स्पेल्स करने की अपनी क्षमता खो दूंगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कुदरती माना रिजर्व्स के बारे में बात कर रही हूँ। वे पैदाइशी क्षमता जो तुम नियमित जादू करने से पहले बढ़ाना शुरू करते हो। मैग्नीट्यूड के बारे में, ज्यादातर स्पेल्स, यहाँ तक कि बहुत मुश्किल वाले भी, औसत जादूगरों के लिए बनाए जाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में मैग्नीट्यूड 8 से 12 वाले। तुम 12 पर हो, इसलिए अभी भी उस तय सीमा के अंदर हो। अरे, मैंने एक खास 15 मैग्नीट्यूड वाले जादूगर के बारे में सुना है जो बहुत ही बेहतरीन भ्रम पैदा करने वाला बना। इसलिए अगर तुम थोड़ा ऊपर भी चले जाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखते हुए कि जोरियान की असली मैग्नीट्यूड 8 थी, उसे जाहिर तौर पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी इससे उसे जैक के बारे में सोचने पर मजबूर किया, जिसकी मैग्नीट्यूड 60 के करीब लग रही थी। टेवन की इस थ्योरी में इस तरह की डरावनी ताकत कैसे फिट बैठती है? उन लोगों के बारे में क्या जिनकी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होती है? जोरियान ने पूछा। बारीक स्पेल्स करने से पहले कोई कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? मैंने कभी कोई पक्का आंकड़ा नहीं देखा, लेकिन मेरा अंदाजा मैग्नीट्यूड 20 के आसपास होगा। टेवन ने कंधे उचकाए। बहुत ही ज्यादा वाले आंकड़ों के बारे में क्या, जैसे कि मैग्नीट्यूड 60? टेवन ने अपनी पलकें झपकाईं। वो इस सवाल से काफी हैरान लग रही थी। वेल, ये तो सीधे तौर पर गैर इंसानी होगा, उसने आखिरकार कहा। क्या ये मुमकिन भी है? वैसे मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात होगी, यहाँ तक कि मेरे जैसे बैटल मैजिक के लिए भी। इतने बड़े माना रिजर्व्स वाले किसी भी व्यक्ति को अपने साथियों की तुलना में कई साल ज्यादा बिताने पड़ेंगे ताकि वो बुनियादी काबिलियत प्राप्त कर सके। शायद 1 दशक जितना भी, मुझे नहीं पता। जोरियान ने जैक की टाइम लूप से पहले की नाकामी के बारे में सोचा और माथे पर बल आ गए। उसने सोचा था कि जैक बस एक आलसी कामचोर था, लेकिन शायद बात उससे कहीं ज्यादा थी। फिर भी उसे लगा कि जैक एक खास केस था। वे इनह्यूमन मैनर रिजर्व्स बस वही थे, इंसानी दायरे से पूरी तरह बाहर। उसे किसी भी किताब में ऐसे लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और ज्यादातर एक्सपर्ट्स जिनसे उसने पूछा, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे लोग कहानियों के बाहर नहीं होते। साथ ही जबकि जैक एक बेकार मेज रहा था, वो सर्टिफाइड होने में कामयाब रहा था। इसलिए उसके इतने बड़े मैना रिजर्व्स साफ तौर पर उतने रुकावट पैदा करने वाले नहीं थे जितने उन्हें होना चाहिए था। शायद ये नोवेदा हाउस की ब्लड लाइन थी। शायद ऐसी कोई ब्लड लाइन जो उनके परिवार को कंट्रोल खोए बिना इतने बड़े रिजर्व्स देती हो। बेशक नोवेदा लोगों ने सबके सामने दावा किया था कि उनकी कोई ब्लड लाइन नहीं है, लेकिन ये पहली बार नहीं होगा जब किसी हाउस ने झूठ बोला हो। मैं ये बात छेड़ने में भी हिचकिचा रही हूँ, टाइवेन ने उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हुए कहा। लेकिन अगर तुम वाकई थोड़े समय के लिए मैना बूस्ट चाहते हो तो तुम हमेशा एम्बिएंट मैना को उसे अपनाने की अपनी रफ्तार से तेज सोख सकते हो। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम्हें इसके नुकसानों के बारे में पता होगा। जोरियान ने सिर हिलाया। एक मेज के पास मैना के 2 मुख्य रूप मौजूद थे, उसका पर्सनल मैना और एम्बिएंट मैना जो पाताल यानी अंडरवर्ल्ड से निकलता था।
पर्सनल मैना वो चीज़ थी जो आत्मा वाली हर चीज़ के पास अलग अलग मात्रा में होती थी और ये इसे बनाने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ी होती थी। ये अपने बनाने वाले की मर्जी से आसानी से मुड़ जाती थी और किसी और चीज़ की तुलना में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लचीली और कंट्रोल करने लायक थी, जिसे वे अपना जादू चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ये कभी भी कास्टर की कोशिशों का विरोध नहीं करती थी। दूसरी ओर एम्बिएंट मैना को कंट्रोल करना मुश्किल था और ये जीवित प्राणियों के लिए जहरीला था। इतना नहीं कि किसी मेज को इसे बस एक बार इस्तेमाल करने पर मार दे, लेकिन किसी भी बड़े और लगातार इस्तेमाल का नतीजा बीमारी और पागलपन होता था। पुराने समय के मेजेस का मानना था कि एम्बिएंट मैना वर्ल्ड ड्रैगन की इंसानियत के प्रति नफरत से गंदा हो गया है और वे इसके इस्तेमाल से बचते थे। लेकिन आज के मेजेस ने इसके इस्तेमाल के कुछ तरीके ढूंढ लिए थे। एक तरीका इसे आइटम्स चलाने के लिए इस्तेमाल करना था जिनका दिमाग खराब नहीं हो सकता था या शरीर बीमार नहीं। दूसरा तरीका एम्बिएंट मैना को अपने पर्सनल रिजर्व्स में मिलाना यानी असिमिलेट करना था, जिससे इसके जहरीले गुण खत्म हो जाते थे। हालांकि मिलाने की ये प्रक्रिया असली स्पेल्स चलाने के लिए बहुत धीमी थी, लेकिन पर्सनल रिजर्व्स को तेजी से फिर से भरने में सक्षम होना इतना काम का था कि ये हुनर हर जगह फैल गया। आजकल जादू के हर छात्र को इसे जादू करने की दूसरी बुनियादी चीज़ों के साथ सिखाया जाता है। मैं बीमार पड़ जाऊंगा, जोरियान ने कहा, और शायद अगर मैं इसे लगातार इस्तेमाल करता रहा तो पागल भी। सही कहा, नियमित रूप से रॉ मैना का इस्तेमाल करना काफ़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर तुम वाकई किसी मुसीबत में हो तो कुछ दिन बुखार के साथ बिस्तर पर पड़े रहने से बेहतर है कि तुम जान से हाथ ना धो बैठो। तुमने इसे पहले इस्तेमाल किया है? जोरियान ने अंदाज़ा लगाया। टाइवैन ने उसे हैरानी से देखा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ये समझ जाएगा। शायद एक बार या दो बार। वो अपनी जगह पर हिली, असहज दिख रही थी। लेकिन इस बारे में चुप रहना ठीक है। ज़्यादातर कॉम्बैट मेजेस ने अपनी ज़िंदगी में इसे कुछ बार किया है, लेकिन गिल्ड इंस्पेक्टर्स इसे एक बहाने के तौर पर नहीं मानते कि हर कोई ऐसा कर रहा है। जोरियान ने अपने मुंह पर एक इशारा किया जिसका मतलब था कि उसके होंठ सिले हुए हैं। वैसे भी ऐसा नहीं था कि वो उसके बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं जानती थी जिससे वो मुसीबत में पड़ सकता था। चलिए वापस सबक पर चलते हैं, ओ महान गुरु। जबकि आप मुझे मैना इंटेंसिव फायर स्पेल सिखाने पर इतनी तुली हुई हैं, तो उस फायर वॉर्टेक्स के बारे में क्या ख्याल है जिसे मैंने सुना है कि आप कर सकती हैं? जब समय आया तो टाइवैन और उसके दो दोस्तों ने जोरियान को आगे रहने दिया जब वो उन्हें अरेनिया के इलाके की ओर ले जा रहा था। उन्होंने पहले ही उस घड़ी की जगह का पता लगाने के लिए डिविनेशन की कोशिश की थी और नाकाम रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब नहीं था अगर वो वाकई अरेनिया ने ली थी। अरेनिया पिछले कुछ समय से हमलावरों यानी इन्वेडर्स के साथ एक खामोश जंग में शामिल थी, टाइम लूप से पहले भी, और उनके एंटी डिविनेशन वार्ड्स बेहतरीन दर्जे के थे। हम फिर मिलते हैं जोरियान कजिन्स्की, मैट्रियार्क ने उसे टेलीपैथिकली बात करते हुए कहा। वो 6 हॉनर गार्ड से घिरी हुई थी, हालांकि उनमें से केवल 2 ही असल में दिख रहे थे, जबकि बाकी 4 छत से लटके हुए थे और किसी तरह के इनविजिबिलिटी स्पेल के असर में थे। जोरियान को सिर्फ इसलिए पता था कि वो वहाँ थे क्योंकि वो उनके दिमागों को महसूस कर सकता था। मैं हमेशा से जानती हूँ कि ये होगा, और एक बार फिर तुम अपने साथ मेहमान लेकर आए हो, इस बार 3 लोग। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कुछ और रीस्टार्ट्स के बाद हमें उन्हें रखने के लिए किसी और बड़ी जगह की तलाश करनी होगी। मजाकिया है, जोरियान ने वापस जवाब भेजा, लेकिन असल में ये वही ग्रुप है जिसका मैं हिस्सा था जब मैं पहली बार अरेनिया से मिला था। तब भी हम एक घड़ी की तलाश में थे जो शायद आपके पास थी, जैसे अभी है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? क्या चल रहा है? टाइवैन ने पूछा। वो और उसके 2 दोस्त पीछे खड़े थे और अपने सामने वाली 3 मकड़ियों को डर से देख रहे थे। तुम बस उन्हें घूर क्यों रहे हो? इससे पहले कि जोरियान कुछ कह पाता, मैट्रियार्क ने अपनी अगली 4 टांगें हवा में हिलाना शुरू किया और फिर बोली, मैं घड़ी के बारे में क्या सुन रही हूँ? उसने अपनी 2 सबसे बड़ी सामने की ओर देखने वाली आंखों को टाइवैन की तरफ घुमाते हुए पूछा। समझाने और साफ करने में कुछ मिनट लगे, लेकिन आखिरकार मैट्रियार्क को वो घटना याद आ गई। ओ, अब मुझे याद आया। हालांकि वो आदमी निश्चित रूप से कोई निर्दोष राहगीर नहीं था और वो घड़ी समय बताने वाली कोई मामूली चीज़ नहीं है। उसने कुछ और गुंडों के साथ हमारे जाल पर हमला किया था और जब हमने उन्हें खदेड़ा तो वो अपनी चीज़ वहीं गिरा गया। वो हमलावरों में से एक है, मैट्रियार्क ने उसे टेलीपैथिकली बताया ताकि केवल वही सुन सके, या कम से कम वो उनके लिए काम करता है। तुमने कहा कि तुमने उसे देखा था? बेहतरीन। आखिरकार हमें उस संगठन में घुसने का रास्ता मिल गया। एक चेहरा, एक नाम और आमने सामने की मुलाकात ये पता लगाने के लिए काफ़ी होनी चाहिए कि वो कहाँ रहता है। तुम्हें उसका नाम पता है ना? बहुत अच्छे। उम्मीद है कि उसने अपना असली नाम ही बताया होगा। जब तुमने काम स्वीकार किया था तो क्या तुमने उससे हाथ मिलाया था?
नहीं, जब तुम उसे वो चीज़ दो तो हाथ मिलाने की कोशिश करना। अगर तुम्हें आता हो तो शायद उस पर एक ट्रैकिंग स्पेल लगा देना। किसी तरह मैट्रियार्क एक ही समय में 2 अलग-अलग बातचीत में हिस्सा ले पा रही थी। वो टाइवान और उसके 2 दोस्तों से बोलकर बात कर रही थी और साथ ही जोरियान से टेलीपैथिकली। जोरियान खुद को वैसी शक्ति नहीं मिली थी और वो टाइवान को दी जा रही उसकी व्याख्या से बहुत ज़्यादा हट गया था, ताकि वो जो उसे मानसिक रूप से बता रही थी उसे समझ सके। आखिरकार उसे इस बात का एहसास हुआ और उसने उसके साथ अपना मानसिक संपर्क खत्म कर दिया, जिससे वो उस बात पर ध्यान दे सके जो वो टाइवान से कह रही थी। तो मुझे यकीन नहीं कि वो चीज़ किस काम की है, लेकिन वो साफ तौर पर किसी तरह का मैजिकल आइटम है। ये हम अरेनिया के लिए बेकार है, लेकिन हम व्यापार के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ है। हम इसे अपने कुछ इंसानी संपर्कों को किसी ऐसी चीज़ के बदले देने की सोच रहे थे जिसे हम वाकई इस्तेमाल कर सके, लेकिन चूंकि हमारा प्यारा दोस्त जोरियान इसके लिए कह रहा है, तो मुझे लगता है कि हम इसे तुम्हें एक एहसान के तौर पर दे देंगे। मुझे यकीन है कि जोरियान इसकी भरपाई कर देगा। आखिरकार मैंने ये बात सिर्फ दिखावे के लिए कही है, मैट्रियार्क ने उसे टेलीपैथिकली बताया। ये अजीब लगता अगर हमने इसे बिना किसी कारण के बस दे दिया होता। इसके अलावा जहाँ तक मेरा सवाल है, तुम मेरे इस बड़प्पन का बदला मेरे मालिक का पता लगाने में मेरी मदद करके चुकाओगे, ताकि हम उससे जानकारी निकलवा सकें। फैंग ऑफ विक्ट्री जाएगा और वो चीज़ लेकर आएगा, मैट्रियार्क ने बोलकर कहा, जिससे उन 2 दिखने वाले हॉनर गार्ड्स में से एक अचानक अंधेरे में तेजी से चला गया। मैं तुमसे कहूंगी कि तुम अपने मालिक को हमारे खिलाफ और ज्यादा आक्रामक ना होने की चेतावनी दो, लेकिन शायद सबसे अच्छा यही होगा कि तुम हमसे बात करने के बारे में चुप रहो। उसने तुम पर हमला ही क्यों किया? टाइवान ने पूछा। तुम तो मुझे काफी अच्छी लग रही हो। ज्यादातर जगहों पर समझदार राक्षसों को मारना एक आम बात है, अगर वे उन्हें अपनी सीमाओं के अंदर पाते हैं, ग्रंट ने कहा। वो और मंबल अब तक काफी चुप थे, इसलिए उसे अचानक बोलते हुए सुनना थोड़ा चौंकाने वाला था। टाइवान ने उसकी इस बात पर उसे गुस्से से देखा। क्या? मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसे किसी कारण की जरूरत नहीं थी। कुछ लोगों के लिए उनकी मौजूदगी ही अपमान के लिए काफी होगी। ये थोड़ा ज्यादा उलझा हुआ है, मैट्रियार्क ने कहा। इंसान दूसरी समझदार प्रजातियों के साथ टकराते हैं, ये सच है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से ज्यादातर अपने इलाके को लेकर बहुत सहत है, खूनी है, इंसानों को खाने के रूप में देखते हैं, या ये तीनों ही बातें हैं। ऐसे मौकों पर जहां ऐसा नहीं था, इंसानों ने दिखाया है कि वो अपवाद बनाने और एक ज्यादा बारीक नजरिया अपनाने के लिए तैयार हैं। कई ड्रैगन्स हैं जो इंसानों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं। ब्लैंटायर के लिजर्डमैन लंबे समय से इंसानी देशों के व्यापारिक साथी रहे हैं, और जंगलों की सीमा से लगे छोटे राज्यों ने अपनी सीमाओं के अंदर रहने वाली विभिन्न आत्माओं और राक्षस कबीलों के साथ गुप्त या खुले तौर पर समझौते किए हैं। आपने इस बारे में काफी सोचा है, जोरियान ने टिप्पणी की। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते हैं, लेकिन हम काफी लंबे समय से इंसानियत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल रहे हैं। जब से ये शहर बना है, अरेनिया डंजन के गहरे स्तरों में रह रही हैं। जब नींव रखी जा रही थी तो अंदर छिपे खतरों को साफ करने के लिए डंजन के स्थानीय हिस्सों में कई अभियान चलाए गए थे। हालांकि इस ताकत के खालीपन ने अरेनिया जैसी कमजोर प्रजातियों को इस जगह पर आने का मौका दिया। होल के आसपास का डंजन हर तरह के जादुई जीवों के लिए बहुत कीमती जगह है, जैसा कि तुम शायद जानते हो, और यहाँ मुकाबला बहुत सख्त था। खुशकिस्मती से हालांकि हम अरेनिया के पास अपने कुछ विरोधियों जैसी शारीरिक ताकत या विध्वंसक जादुई क्षमताएं नहीं थी, हम मनुष्यों के साथ आपसी फायदे के लिए सहयोग करने के लिए कहीं ज्यादा तैयार थे। हमने कुछ ऐसे इंसानों से संपर्क किया जो हमारे साथ सहयोग करने को तैयार थे, और हमने उन्हें हमारे साझा विरोधियों के बारे में जानकारी दी। उनकी ताकत और कमजोरियां, वे कहाँ रहते हैं, उनके हमले और हलचल का समय, वो सब कुछ जो उन्हें खत्म करने या कम से कम उन्हें उस हद तक कमजोर करने के लिए चाहिए था जहां हम काम पूरा कर सकें। जानकारी इकट्ठा करना हमेशा से हमारी खासियत रही है। जोरियान इस कहानी से काफी प्रभावित हुआ और उसे इस बात पर थोड़ी हैरानी भी हुई कि मैट्रियार्क टाइवान और उसके दोस्तों के सामने ये सब बताने के लिए तैयार थी। फिर उसने सोचा कि जोरियान ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि आरण्या दिमाग पढ़ सकती हैं, इसलिए उनके दिमाग पूरी तरह से असुरक्षित थे। मैट्रियार्क के पास शायद इस बात की काफी साफ तस्वीर थी कि वे उसके लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकते थे, और वैसे भी इस लूप के खत्म होने पर उन्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहने वाला था। हालांकि इंसानों को जानकारी देने से हमें और उन्हें दोनों को मदद मिली, लेकिन हम शायद ही कभी इसे मुफ्त में करते थे। अपनी राजों के बदले में हमने आपके कुछ राजों की मांग की। हमारे इंसानी साथियों ने हमारे द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल अपना नाम बनाने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए किया, और बदले में उन्होंने हमें आपका कुछ जादू सिखाया और इसे हमारे अपने इस्तेमाल के लिए ढालने में हमारी मदद की। अपने खुद के स्ट्रक्चर्ड मैजिक के सिस्टम से लैस होकर एरनिया की ताकत और काबिलियत बढ़ गई, जिससे इस इलाके पर
उनकी पकड़ मजबूत हो गई और सियोरिया के नीचे रहने वाले इस जाल को एरेनियन वेब्स में सबसे प्रतिष्ठित बना दिया। इसके नतीजे में मिली खुशहाली ने उनकी संख्या बढ़ा दी और उन्होंने आसपास के इलाके में उपनिवेशवादियों यानी कॉलोनिस्ट्स और अलग हुए जालों की एक कभी न खत्म होने वाली कतार भेज दी, जहां उन्होंने अपने सामने आने वाले हर छोटे एरेनियन वेब को बाहर निकाल दिया या उसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन भले ही ये एरेनिया अपनी किस्मत की तलाश में सियोरिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन किसी भी जगह पर वो साख और मौके नहीं थे जो सियोरिया दे रहा था, और इसलिए वे अपने मूल जाल यानी मदर वेब को जलन और नफरत की नजरों से देखते थे। जल्द ही इनमें से कई अलग हुए गुट एक साथ मिल गए और इलाके के लिए छोटे जालों से लड़ने के अनुभव के साथ उन्होंने असली जाल को उनकी मातृभूमि से बाहर खदेड़ दिया। ये आखिरी बार नहीं था जब सियोरिया के मालिक बदले। जीतने वालों को जल्द ही आक्रमणकारियों के एक दूसरे समूह ने बाहर निकाल दिया और उस समूह को एक और समूह ने बाहर निकाला और फिर उन्हें हमारे द्वारा बाहर निकाला गया। हम इस जगह पर कब्जा करने वाले 5वें जाल हैं और हालांकि इस समय हमारी स्थिति सुरक्षित है, लेकिन किसी भी तरह की कमजोरी पड़ोस के जालों को बेचैन कर सकती है। जोरियान ने कहा। तो अगर आप मान लीजिए किसी के द्वारा पूरी तरह तबाह कर दी जाएं और आपकी संख्या बहुत कम हो जाए तो? हमारे पड़ोसी कम से कम कुछ जांच पड़ताल वाले हमले जरूर करेंगे, मैट्रियार्क ने कहा। लेकिन जो भी हो, मेरा मतलब यह है कि इंसान और एरेनिया न तो कभी दुश्मन रहे हैं, न ही कभी रहे हैं। खैर, दोनों तरफ से कुछ अलग थलग घटनाओं को छोड़कर असल में ये मेरी साफ नीति रही है कि मैं इस जाल और सियोरिया में रहने वाले इंसानों के बीच मजबूत रिश्तों को बढ़ावा दूं। मुझे उम्मीद है कि वो दिन आएगा जब एरेनिया ऊपर की सड़कों पर दिन के उजाले में खुलेआम घूम सकेंगी, बिल्कुल किसी भी दूसरे नागरिक की तरह। और मुझे लगता है कि आप उम्मीद करती हैं कि इंसान बाहरी खतरों से आपका बचाव करेंगे, किसी भी दूसरे नागरिक की तरह, जैसे कि मान लीजिए उन दुश्मन जालों यानी वेब से जो आपका इलाका छीनना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि वो संभावना मेरी सोच में काफ़ी मायने रखती है। अगर हमारा उनके साथ एक जमा हुआ औपचारिक रिश्ता होता तो शहर के अधिकारी बस खड़े होकर देखते रहने के कम इच्छुक होते। तो क्या ये आपकी भर्ती करने वाली बातें हैं? क्या आप हमें अपना एजेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं? ज़्यादा संपर्क होना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन नहीं, मैं आपको भर्ती करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैंने बस महसूस किया कि जोरियान का हमारे साथ जुड़ाव को लेकर आप परेशान थीं और मैं आपके डर को कुछ हद तक कम करना चाहती थी। वैसे भी फैंग ऑफ विक्ट्री वो चीज़ लेकर वापस आ रहा है, इसलिए हमें इसे यहीं ख़त्म करना होगा। अगर आप कभी हमसे दोबारा बात करना चाहें तो जोरियान से बात करें। यकीनन मैट्रियार्क का ऑनर गार्ड जल्द ही घड़ी के साथ वापस आया। जोरियान को आधी उम्मीद थी कि वो घड़ी को अपने दांतों में दबाकर लाएगा, लेकिन वो असल में अपने शरीर पर थैलों से भरा एक चमड़े का कवच पहनकर आया था, जिनमें से एक में घड़ी रखी थी। एक पल के लिए जोरियान ने सोचा कि उन्होंने इसे कैसे बनाया होगा, क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है और बाकी सब भी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो थोड़ा बेवकूफ़ बन रहा था। मैट्रियार्क पहले ही कह चुकी थी कि वे इंसानों के साथ बहुत सी चीज़ों का व्यापार करते हैं। ये निश्चित रूप से उनमें से एक रही होगी। उन्होंने जल्दी से एरेनिया को अलविदा कहा और अपने मालिक की ओर चल दिए। इनाम उनके हाथ में था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, टाइविन ने कहा, जब उन्होंने अपने और एरेनिया के बीच कुछ दूरी बना ली। यहाँ मंबल ने धीरे से सहमति जताई। जोरियान साफ देख सकता था कि टाइविन उसे मंबल क्यों बुलाती थी। वो बहुत ही धीरे बोलने का आदी था, जिससे उसकी बातें कभी कभी समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। क्या आपको पता है कि सियोरिया अपने मकड़ी के रेशम के लिए काफ़ी मशहूर है? जो व्यापारी इसे बेचते हैं इस बारे में बहुत सतर्क रहते हैं कि उन्हें ये इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ से मिलता है, और उन्होंने अपने सोर्स को एक व्यापारिक राज घोषित कर दिया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे एक ऐसी मकड़ी की प्रजाति बनाने में कामयाब हो गए हैं जिसे प्रभावी ढंग से पाला जा सकता है और उनके पास कहीं छिपी हुई एक विशाल फार्म है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये काफी साफ है कि उन्हें ये कहाँ से मिलता है। जोरियान ज्यादातर बातचीत से दूर रहा, कभी उनकी बातें सुनने जब वे कुछ इंटरेस्टिंग कह रहे होते हैं और एरेनिया से मिली उस डिवाइस का अध्ययन करने जब वे नहीं कह रहे होते हैं। बारी बारी से ध्यान लगाता रहा। जैसा कि मैट्रियार्क ने कहा था, ये किसी तरह का जादुई आइटम था जो एक पॉकेट वॉच की तरह बना था, लेकिन वैसी थी नहीं। सुइयां हिलती नहीं थी और वो पेंच जिसे घुमाकर इंसान इसे चाबी दे सके वो केस के साथ जुड़ा हुआ था, और ऐसा लगता था कि वो बस दिखावे के लिए बनाया गया एक उपहार है ताकि भ्रम सतही तौर पर यकीन दिलाने वाला लगे।
उसने इसमें मैना डालने की कोशिश की लेकिन इससे खास नतीजा नहीं निकला। डिवाइस को शायद उपयोग करने वाले से बहुत ही खास तरीके से मैना डालने की जरूरत थी। बहुत से पेचीदा जादुई आइटम ऐसे ही होते थे। जादुई आइटम के राज ढूंढने के जो सबक हसलुश ने उसे दिए थे वो यहाँ वाकई काम आए। इसके मकसद को देखते हुए डिवाइस ने अपना काम हैरानी भरी आसानी से बता दिया। साफ तौर पर कहें तो ये चोरी के काम आने वाला उपकरण था। खास तौर पर ये एक वार्ड स्कैनर था जिसे उन डिविनेशन स्पेल्स को रास्ता देने और बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था जिनका मकसद पेचीदा वार्डिंग स्कीम्स में कमियां ढूंढना था ताकि उन्हें आसानी से तोड़ा जा सके या उनसे बचा जा सके। उनके मालिक ने शायद एरेनियन सुरक्षा में कोई छेद ढूंढने की कोशिश की होगी। फिर भी जबकि डिवाइस का मकसद उसके डिविनेशन स्पेल्स को आसानी से समझ आ गया था, इसके काम करने का तरीका जिद्दी रूप से एक रहस्य बना रहा। डिवाइस को नुकसान पहुंचाए बिना केस को खोलने की कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने आखिरकार कुछ प्रयोगात्मक करने का निर्णय लिया। उसने अपने हाथों से एक मैना क्लाउड निकाला जिस तरह वो ताले खोलते समय करता था और उसे दरार और गलत जुड़े हुए जोड़ के जरिए डिवाइस के अंदर जाने का निर्देश दिया। मिलने वाली जानकारी धुंधली थी लेकिन उसने उसे बताया कि इसके अंदर पीतल के गियर और क्रिस्टल भरे हुए हैं। उन्हें शायद जोर से खोलने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर कैसे? आहा, तो ये थी वो तरकीब। घड़ी की सुइयां बस रुकी हुई नहीं थी, कांच के कवर पर पेंट की गई एक तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं थी। जोरियान ने कांच के कवर पर अपनी उंगली दबाई और उसे केस के अंदर धकेल दिया। अंदर से हल्की सी क्लिक की आवाज आई और जब जोरियान ने दबाव छोड़ा तो कवर तुरंत खुल गया जिससे डायल और सिजिल से भरा एक पेचीदा इंटरफेस सामने आया। बहुत ही पेचीदा इंटरफेस। वो इसे इस 1 घंटे के अंदर नहीं समझ पाने वाला था जो उनके पास क्लाइंट तक पहुंचने के लिए बचा था। वो भविष्य के किसी रीस्टार्ट में ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है, इस चीज को पक्का खोल कर देखेगा। काम खत्म करने का सिलसिला बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ। जोरियान ने डिवाइस पर ट्रैकिंग स्पेल नहीं लगाने का निर्णय लिया क्योंकि वो नहीं जानता था कि डिवाइस कितनी संवेदनशील है और उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो एक अच्छा चुनाव साबित हुआ क्योंकि जैसे ही जोरियान ने डिवाइस सौंपी, उस आदमी ने तुरंत उस पर कई डायग्नोस्टिक स्पेल्स डाले जिनमें से एक को जोरियान जानता था कि सामान्य ट्रैकिंग स्पेल्स को पता लगाने के लिए बनाया गया स्पेल था। एक बार लेन देन हो जाने के बाद जोरियान ने हाथ मिलाने पर जोर दिया, ये दावा करते हुए कि उसके गांव में एक सफल बिजनेस डील के बाद ऐसा करना परंपरा है। आदमी ने अपनी आंखें घुमाई और देहाती लोगों के बारे में कुछ बुड़बुड़ाया लेकिन फिर भी उसकी बात मान ली। मिशन पूरा हुआ। पास के एक सराय में उन सब के ड्रिंक पीने के बाद टाइविन ने जोर दिया और किसी की ना नहीं सुनी। समूह अलग हो गया। जोरियान तुरंत फिर से सीवरों में उतर गया और वापस एरेनिया के पास गया। तो तुम कहते हो कि ये एक वार्ड रीडर है? ये समझ में आता है। वो और उसके दोस्त कुछ समय से हमारे इलाके के किनारे पर घूम रहे थे, छिपे रहने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मुझे हैरानी है कि उसने इसे पाने के लिए छात्रों के एक समूह को काम पर रखा। हाँ, यहाँ मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था। मुझे तो ये एक बेवकूफ़ी का विचार लगता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, मैट्रियार्क ने कहा। वैसे और भी चीजें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पिछले रीस्टार्ट में बताया था कि मुझे कुछ बहुत जरूरी जानकारी मिली है। तुमने सही कहा, जोरियन मान गया। मैं सोच ही रहा था कि वो किस बारे में था। ये इन्वेडर्स के बारे में है। सबसे पहले तुम्हारा अंदाजा सही था, वे वाकई उल्क्वा निवासा से हैं। मुझे पता था, जोरियन ने चिढ़ते हुए कहा। ये क्या था? क्या वे बदला लेना चाहते हैं या ये सिर्फ एक बड़ा मौका है? दोनों की थोड़ी थोड़ी बात है, मैट्रियार्क ने कहा। वे उस देश से निकाले जाने की वजह से तुमसे नफरत करते हैं और उन्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, अब जबकि स्प्लिंटर वॉर्स और द वीपिंग ने तुम्हारे ज्यादातर बैटल मेजर्स को खत्म कर दिया है। लेकिन वो जरूरी हिस्सा नहीं है। जरूरी हिस्सा एक ऐसे सवाल से जुड़ा है जो इतना साधारण है कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों में से किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। यानी कि असल में इन्वेजन को ऐसा क्यों लगा कि वे सबसे पहले सायोरिया को जीत सकते हैं। जोरियन ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला कि टाइम लूप की मदद से और क्या, लेकिन फिर उसे जल्दी से बंद कर लिया। मैट्रिया के मुताबिक ये इन्वेजन टाइम लूप शुरू होने से बहुत पहले से चल रहा था। जाहिर है इन्वेजन से जुड़ा कोई व्यक्ति आखिरकार टाइम लूप के अंदर आ गया और उन्हें जानकारी देना शुरू कर दिया, जिससे ये पूरी कोशिश डरावनी हद तक असरदार बन गई। लेकिन उससे पहले का क्या? सायोरिया की डिफेंसेस की सही जगहों को जाने बिना उनकी शुरुआती गोराबारी से उतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ। एकेडमी की सही वार्ड स्कीम और उसे पार करने का तरीका जाने बिना वहां उनका हमला शुरू से ही लगभग नाकाम होना तय था। और इन सब के ऊपर मैट्रियार्क का दावा था कि अरेना टाइम लूप से पहले इन्वेडर्स को सायोरिया के अंडरवर्ल्ड से सफलतापूर्वक बाहर रख रही थी। तो सच में इन्वेजन के पास उस जगह का कंट्रोल लेने का कभी कोई मौका नहीं था। शायद उनके पास नहीं था, जोरियन ने कहा।
मेरा मतलब है उसे जीतने का इरादा। सायोरिया एल्गमार के लिए काफी जरूरी है, लेकिन ये राजधानी नहीं है और ना ही उसका व्यापारिक केंद्र है। ये एल्गमार के मेज गिल्ड की सीट है और दुनिया की सबसे नामी मेज एकेडमी का घर है, जिनमें से कोई भी इन्वेडर्स के साथ सहयोग करने वाला नहीं है। ज्यादा संभावना है कि उनका इरादा बस जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने का था, एल्डमार की जादुई ताकत को उलझाए रखने के लिए, जबकि वे अपनी बाकी सेना के साथ कहीं और हमला करें। तुम काफी करीब हो, मैट्रियार्क ने कहा। वे वाकई शहर को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ ध्यान भटकाने से कहीं ज्यादा होने वाला था। जाहिर तौर पर समर फेस्टिवल की तारीख जादू के लिहाज से बहुत जरूरी है। ये साल का वो दिन है जब अलग अलग प्लेन्स की दीवारें सबसे कमजोर होती हैं। असल में ये कमजोरी उस तारीख से ठीक 1 महीने पहले शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फेस्टिवल के दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और इस साल का समर फेस्टिवल सामान्य से भी ज्यादा खास है। मुझे डर है कि हम अरेना खगोल विज्ञान के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि हम ज्यादातर जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इस साल के समर फेस्टिवल में किसी तरह का प्लैनेटरी अलाइनमेंट शामिल है। जोरियन ने एक गहरी सांस ली, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बिल्कुल, वो अब तक इसे कैसे भूल गया। इस साल का प्लैनेटरी अलाइनमेंट, जिसमें कई ग्रह हमारे ग्रह के साथ एक लाइन में आ जाते हैं, एक ऐसी घटना जो हर 400 साल में एक बार होती है। पिछली बार जब ऐसी घटना हुई थी तो जादूगरों के एक शहर ने इसका फायदा उठाकर अपने पूरे शहर को मायसीना से उठाकर अल्ताजिया के दक्षिणी तट पर टेलीपोर्ट कर दिया था, जो अब तक का दर्ज किया गया सबसे बड़ा ट्रांस कॉन्टिनेंटल टेलीपोर्टेशन का कारनामा था। अगर कोई बड़े पैमाने पर स्पेस और टाइम के साथ छेड़छाड़ करना चाहता था तो ये करने का सही समय था। हाँ, ये बहुत सी चीजों को साफ कर देगा, जोरियन ने आखिरकार कहा। जैसे कि टाइम लूप को बाकी समय के बजाय अब क्यों शुरू किया गया। लेकिन रुको, इससे उन्हें शहर को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कैसे मदद मिलती है? क्या उनका इरादा शहर को समुद्र में टेलीपोर्ट करने या ऐसा कुछ था? नहीं, सबसे पहले उनका इरादा इन्वेजन में मदद के लिए बड़ी संख्या में हाई लेवल डीमंस को बुलाने का था। इसी वजह से वे हमारे खिलाफ सफलता की कमी के बावजूद, अकेडमी और उसके वार्ड्स का कुछ ना बिगाड़ पाने के बावजूद हमले को जारी रखने के लिए तैयार थे। डीमंस, खासतौर पर हाई लेवल वाले, दिमागी हमलों से लगभग सुरक्षित होते हैं और जादू के प्रति बहुत प्रतिरोधी होते हैं। अरेना पलक झपकते ही मारी जाती और मेजेस अपनी जान बचाने के लिए लड़ने में इतने बिजी होते कि वे शहर के आम रक्षकों की मदद नहीं कर पाते। वही रक्षक ट्रोल्स और फायर एलिमेंटल्स के खिलाफ होते, जिन पर बंदूकों का असर नहीं होता, और विंटर वुल्व्स और आयरन बीक्स उनके सपोर्ट के रूप में काम करते। वो बहुत भयानक है, जोरियन ने एक सेकंड के लिए इसे समझने के बाद कहा। वे अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वे नहीं कर सकते, याद है ना, टाइम लूप के अंदर रहते हुए कुछ भी समन नहीं किया जा सकता। पूरे मटेरियल प्लेन को स्पिरिचुअल वन से काट दिया गया है, मैट्रियार्क ने उसे याद दिलाया। ओह हाँ, मुझे लगता है कि इससे उनके काम में एक बड़ी अड़चन आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उन्होंने शुरुआती रीस्टार्ट के दौरान वाकई हमला किया था, जब उनके पास टाइम लूप के अंदर कोई एजेंट नहीं था। उन्हें पक्का पता चल गया होगा कि डीमन सपोर्ट के बिना उनका प्लान नाकाम होना तय है। उन्हें शायद पता चल गया होगा, मैट्रियार्क ने कहा। वे डीमंस आखिरकार सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चीज थी, बिल्कुल उनकी बाकी सेना की तरह। इन्वेजन लीडरशिप को सच में ये नहीं लगता था कि वे सायोरिया को अपाहिज करने से ज्यादा कुछ करने के लिए काफी थे और वे इसे दुनिया के नक्शे से पूरी तरह मिटाना चाहते थे। नहीं, असली निशाना होल के आसपास का इलाका है। जब रक्षक अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे होंगे, जादूगरों का एक ग्रुप उस जगह को सुरक्षित कर लेगा और एक ग्रैंड समनिंग रिचुअल करेगा। उफ, जोरियन ने आवाज निकाली। मुझे अंदाजा लगाने दो, एक बहुत बड़ा डीमन? नहीं, वे प्राइमोर्डियल को बुलाना चाहते थे। जोरियन के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। क्या? लेकिन उससे तो पूरा शहर एक बेजान गड्ढा बनकर रह जाएगा। उनकी अपनी सेना का क्या? उन्हें कुर्बान किया जा सकता है, मैट्रियार्क ने उसे साफ कर दिया। हर वो इंसान जो ऊंचे पद पर था, समनिंग के सफल होने के पहले इशारे पर ही वहां से टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार था। बाकी सब ऐसे मोहरे थे जिनसे कभी बचने की उम्मीद ही नहीं की गई थी। इसके अलावा तुम देखोगे कि असली इन्वेजन फोर्स में इंसानी मेजेस बहुत कम है। केवल इबासन मेजेस की न्यूनतम संख्या ही अलग अलग डीमंस और मॉन्स्टर्स पर कुछ कंट्रोल रखने के लिए जरूरी थी। तुम वास्तव में अपने नुकसान के अंदाजे में काफी आशावादी हो। इबासन लीडरशिप को उम्मीद थी कि महाद्वीप के सबसे बड़े माना के सोत की मदद से समन किए जाने पर प्राइमोर्डियल के पास इतनी ताकत होगी कि वो इस प्लेन पर हफ्तों तक टिका रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो अल्ताजिया के बड़े हिस्सों में तबाही मचाएगा, जब तक कि आखिरकार उसकी ताकत खत्म नहीं हो जाती, या जब तक कि अल्ताजियंस इतने बड़े जादूगरों के ग्रुप को इकट्ठा न कर ले जो उसे वापस उसके लोक में भेज सके। फिर इबासन उल्क्वा नेबासा बस उसके जाने के बाद आकर हिम्मत हार चुके बचे लोगों का सफाया कर सकता है। जोरियन के पास सच में बोलने के लिए शब्द नहीं थे। एक तरफ ये प्लान पूरी तरह पागल था और उसका एक बड़ा हिस्सा ये कहना चाहता था कि ये कभी काम नहीं करेगा।
उन्हें इन सब के बीच में एक प्राइमोर्डियल को बुलाने का रिचुअल कहाँ मिला? लेकिन फिर भी उसने इन्वेडर्स को सायोरिया की डिफेंसेस को बहुत बार कुचलते हुए देखा था, इसलिए वो उन्हें इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अगर उन्हें लगता था कि प्लान काम कर सकता है तो शायद वो कर सकता था। उन्हें समनिंग करने के लिए तैयार जादूगर मिले कहाँ से? जोरियन ने पूछा। उन्हें पक्का पता होगा कि वे भागने से पहले ही प्राइमोर्डियल की तबाही में मारे जाएंगे, उसके इतने करीब होने की वजह से। और क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा प्राइमोर्डियल था? ये समनिंग एसोटेरिक ऑर्डर ऑफ द सेलेस्टियल ड्रैगन द्वारा की जाएगी, जिसे शायद तुम कल्ट ऑफ द ड्रैगन बिलो के नाम से जानते हो। जाहिर तौर पर वे ग्रेट मदर के चिल्ड्रन में से एक को बुलाने के लिए मरने को तैयार हैं। वे मेंबर्स जो समनिंग में शामिल नहीं हैं, वे इन्वेजन फोर्सेस की रेगुलर मेड सपोर्ट या साधारण सैबोटाजिंग के रूप में मदद कर रहे हैं, अगर वे साधारण मेंबर हैं। असल में अब जब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो वे शायद सामान्य रूप से इन्वेडर्स के अंदरूनी एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं। हमें और जानकारी के लिए उनके ग्रुप में और गहराई तक जाना होगा। खैर नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन सा प्राइमोर्डियल, बस इतना कि वो जमीन पर रहने वालों में से एक था। इबासन्स ये खतरा नहीं उठाना चाहते थे कि वो अचानक अपना मन बदलकर उनके छोटे से द्वीप पर जाने का फैसला करें और उड़कर वहां पहुंच जाए। बिल्कुल, जोरियन ने कहा। बेशक, इस सब का मतलब है कि हमारे सामने एक समस्या है। टाइम लूप के अंदर फंसे रहने के दौरान इन्वेजन चाहे जितनी भी भयानक हो, इसके बाहर ये और भी ज्यादा डरावनी होगी। उनके पास पहले से मौजूद हर चीज के ऊपर और भी डीमन सपोर्ट होगा और हमें अपना कुछ समय प्राइमोर्डियल समनिंग को नाकाम करने में बिताना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे कल्टिस्ट बस पूरी तरह पागल हैं और एक अपाहिज छोटे शैतान को भी नहीं बुला सकते। एक लानती प्राइमोर्डियल की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन इसके नतीजे इतने खतरनाक हो सकते हैं कि हम इसका खतरा नहीं उठा सकते। हाँ, इससे मामला वाकई काफी उलझ जाता है। मेट्रियार्क सहमत हुई। मेरा असली प्लान ये था कि इन्वेजन के बहाव को तब तक रोके रखूं जब तक कि तीसरा टाइम ट्रैवलर खुद को जाहिर करने पर मजबूर न हो जाए, या तो लापरवाही की वजह से या झुंझलाहट में। उन्हें जाल में फंसा लूं और उनके दिमाग को तब तक माइंड रेप करूं जब तक कि वे कैटाटोनिक की हालत में न पहुंच जाए। कई रीस्टार्ट्स के दौरान इन्वेजन का एक सटीक काट ढूंढूं और आखिरकार टाइम लूप को तोड़ने और इन्वेडर्स से असल में निपटने का रास्ता ढूंढूं। तीसरे टाइम ट्रैवलर से निपटने वाला हिस्सा अभी भी मुमकिन लगता है, लेकिन टाइम लूप के अंदर रहते हुए इतने बड़े बदलाव की कमी के साथ एक सटीक काट ढूंढना साफ तौर पर नामुमकिन लगता है। जोरियन को थोड़ा अजीब लगा कि मेट्रियार्क किसी व्यक्ति के दिमाग को तबाह करने के बारे में कितनी सहजता से बात कर रही थी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उसे तीसरे टाइम ट्रैवलर से निपटने का कोई और तरीका नहीं पता था। दूसरा तरीका उसकी आत्मा को नष्ट करना था, और वो नैतिक रूप से और भी ज्यादा गलत था। साथ ही वो वास्तव में ये नहीं जानता था कि किसी की आत्मा को नष्ट कैसे किया जाता है, और उम्मीद है कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, जोरियन ने थकी हुई आवाज में आह भरी। क्या दिन था ये? क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कोई और चौंकाने वाली जानकारी है? उस तरह की तो नहीं। हालांकि इन ताज़ा बदलावों का मतलब है कि इस महीने मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। खुशकिस्मती से तुम उस स्तर पर हो जहां तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए मेरे जैसे हाई लेवल यूजर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सही विकल्प ढूंढ लिया है। जोरियन, एंथुजियास्टिक सीकर ऑफ नॉवेल्टी से हेलो कहो। मेट्रियार्क के साथ आई अरेना में से एक, जो काफी छोटी और चंचल थी और जिसे स्थिर रहने में परेशानी हो रही थी, अचानक छत से नीचे कूदी और उसके सामने उतरी। हाय, मैं एंथुजियास्टिक सीकर ऑफ नॉवेल्टी हूँ और मैं इस महीने पूरी तरह से तुम्हारी टीचर रहूंगी। मुझे पता है कि तुम इंसानों को हमारे नामों के साथ परेशानी होती है, इसलिए तुम मुझे बस नॉवेल्टी बुला सकते हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब मेट्रियार्क ने तुम्हें सिखाने के लिए वॉलंटियर्स मांगे तो मैंने सोचा ये तुम्हारा मौका है नॉवेल्टी। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। वे मुझे बचाव के काम में मदद नहीं करते क्योंकि मैं कथित तौर पर बहुत छोटी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस साइकिक चीज में एक बच्चे की तरह हो और मैं बच्चों का ख्याल बिल्कुल अच्छे से कर सकती हूँ। और हे, तुम मुझे भी चीजें सिखा सकते हो। मैं हमेशा तुम इंसानों के बारे में उत्सुक रहा हूँ, जैसे कि तुम बिना गिरे हर समय अपने पीछे के पैरों पर कैसे चल सकते हो। या जोरियन ने उसकी बकबक को अनसुना कर दिया और मेट्रियार्क को घूर कर देखा। क्या ये किसी ऑफ बटन के साथ आती है? उसने टेलीपैथिकली पूछा। मेट्रियार्क ने जवाब में सिर्फ मजे लेने और संतुष्टि का भाव दिखाया।